पूर्वी पाकिस्तान में मानवीय अत्याचार अपने चरम पर था। याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो की जोड़ी ने स्पष्ट बहुमत से आम चुनाव जीतने वाली शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया था। लेकिन युद्ध में भारत उस वक्त शामिल हो गया जब 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के करीब 12 सैनिक हवाई अड्डों पर बमबारी की। दुनिया का भूगोल हमेशा के लिए बदल चुका था और एक नया देश बांग्लादेश अब एक सच्चाई थी। 14 दिन तक चली लड़ाई के बाद भारत की सेना ने दुनिया के सामने अपने को साबित कर दिया था और दुर्गा तक कहीं गई इंदिरा गांधी के साथ पर्दे के पीछे के नायक थे तब के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम। He understood war. I used to talk to him a lot. He understood war. He knew what strategy was. He understood war. And he agreed with me that the final objection, ultimate objection, must be Dhaka, which was the center of gravity. However, General Manekshaw and Army headquarters did not think so. रक्षा मंत्री जगजीवन राम संसद और सरकार और सेना के बीच एक सूत्र की तरह काम कर रहे थे, एक बेहतरीन संतुलन। Jagjeevan Ram had a brilliant brain. He understood strategy. He knew what war was. He knew that war cannot be fought without logistics and infrastructure. He provided the logistics. He also understood military operations. In fact, he understood military and he asked questions to Manekshaw and Arora on why Dhaka had to be captured. He understood that it was a geopolitical and center of gravity, and he could not persuade Manekshaw and Arora. पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के मुक्ति संग्राम में अहम भूमिका के लिए बांग्लादेश ने आजादी के 41 साल बाद तत्कालीन भारतीय रक्षा मंत्री जगजीवन राम को युद्ध नायक करार दिया। उन्नीस में चीन और 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई के कारण गरीब और किसान भूखमरी से लड़ रहे थे। अमेरिका से PL 480 के अंतर्गत सहायता में मिलने वाला गेहूं और ज्वार मुख्य साधन थे। ऐसे में जरूरत थी एक क्रांति की। It was mainly a technological transformation because the dwarf varieties of wheat. Many people said the farmers won't like it, but Babuji said if the yield is good, if the income is good, farmers will go for it. They don't care for the height, but what important is how much wheat they will get and how much money they will get. आधुनिक तकनीक के पक्षधर बाबू जगजीवन राम कृषि मंत्री थे और उन्होंने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की योजना को देश में लागू करने में पूरा राजनीतिक समर्थन दिया। He made a very important decision to give a good remunerative price to the farmers, because ultimately our farmers have small holdings. They do not have very much to sell, and smaller the farm, the greater the need for marketable surplus and also assured and remunerative price. 2-2.5 साल में ही हालात बदल गए और अमेरिका से अनाज का आयात रोक दिया गया। भारत फूड सरप्लस देश बन गया था। आप इस कहानी को आधुनिक युग का महाकाव्य कह सकते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें किसी व्यक्ति की सफलता का महज बखान नहीं, ये कहानी उकसाती है और बताती है और समझाती भी है कि संभावनाएं हमेशा वही मौजूद होती हैं, बिल्कुल आपके पास। ये उनकी कहानी है जिन्हें आज भी लोग प्यार से बाबूजी कहते हैं, यानी सभी के पिता। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए तो बाबूजी डिप्रेस्ड क्लास लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध विधायक चुने गए। इतना ही नहीं, उनका प्रभाव इतना था कि उन्होंने 14 अन्य डिप्रेस्ड क्लास लीग उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित करवाया। बिहार में अंग्रेजों की कोशिश थी कि वे अपने हुक्म की गुलाम सरकार बनवाएं। लालच का फंदा बार बार फेंका गया, मंत्री पद और बहुत सारी रकम और न जाने क्या क्या। लेकिन जगजीवन राम ने अंग्रेजों को साफ मना कर दिया। बाद में तो उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया और इससे उनके मुरीद हुए बापू ने कहा, यह व्यक्ति तपा हुआ खरा सोना है। मनुष्यों के बीच आदमी होने के हक की मांग करना आसान नहीं होता और यह संघर्ष कई पड़ावों से होकर गुजरता है।
और इन पड़ावों में इसे अपने नायक भी मिलते रहते हैं। अन्याय के खिलाफ रणभेरी बजाना उन्होंने बचपन से ही शुरू कर दिया था। उस वक्त बाबूजी महज 28 साल के थे जब उन्हें बिहार विधान परिषद के लिए चुना गया। प्रभु जी संगति शरण तिहारी, जगजीवन राम मुरारी, संत रविदास की यही दोहा प्रेरणा बनी उनके नामकरण का। एक दलित के घर में जन्म लेकर राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर छा जाने वाले बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार में भोजपुर के चंदवा गांव में हुआ। पिता शोभाराम एक किसान थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना में नौकरी भी की थी। कहानी में मोड़ उस वक्त आता है जब पंडित मदन मोहन मालवीय जगजीवन की प्रतिभा से चमत्कृत होकर उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बुलाते हैं। इंग्लिश पढ़ने के लिए एक अलग स्कॉलरशिप था दलितों के लिए, और वो बाबूजी को मिल रहा था उनके छुटपन में, लेकिन वो उन्होंने डिक्लाइन कर दी। उन्होंने कहा नहीं, मैं जनरल कैटेगरी में compete करूँगा बाकी स्टूडेंट्स के साथ, मुझे कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं चाहिए, और उन्होंने करके दिखाया और वो स्कॉलरशिप उन्हीं को मिली। पहले दर्जे से मैट्रिक पास करने के बाद वो BHU पहुंचे। यहाँ भी उनका संघर्ष जारी था। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ BHU में विरोध मुखर हुआ। यहाँ भी हॉस्टल से लेकर हजाम तक ने उन्हें उस भेदभाव का एहसास कराया जिसके खिलाफ ही उनकी लड़ाई थी, लेकिन हौसले बुलंद थे। स्नातक करने वो जा पहुंचे कलकत्ता विश्वविद्यालय। एक असंभव को संभव किया इन्होंने कि उस परिवेश में आगे बढ़कर पढ़े और कॉलेज में गए, और जब पढ़ रहे थे तब भी इन्होंने विद्रोह, उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह भी करते रहे। उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन वो रात दिन खुद परिश्रम करके अंग्रेजी सीखे। रोज सवेरे 6 बजे 3 किलोमीटर चल करके रेलवे स्टेशन में जाते और वहाँ स्टेट्समैन अखबार अंग्रेजी का लेते, उसको पढ़ते रोज। BSc डिग्री के बाद यहीं तब के कलकत्ता में ही उनकी संगठन शक्ति निखर कर सामने आई। जातीय भेदभाव और श्रमिकों के मुद्दों को लेकर कई आंदोलनों और सम्मेलनों ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। बाबूजी जानते थे कि ज्यादातर दलित और पिछड़े ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं, वो दूसरों के खेतों पर श्रम करने को यानी मजदूरी करने को मजबूर हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने हमेशा श्रमिकों को ध्यान में रखकर अपने आंदोलन और नीतियों को आगे बढ़ाया।